नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एस्ट्रोलॉजी कोर्स का चैप्टर 2, प्लैनेट्स, ग्रह। कुछ लोग इसको सेलेस्टियल बॉडीज़ भी बोलते हैं। हम इनके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है, उसके अंदर के प्लैनेट्स क्या हैं। कुछ लोग सौरमंडल भी बोलते हैं। ये सब एक ही चीज़ है। तो पहले हम समझते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका एस्ट्रोलॉजी में रोल क्या है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा सौरमंडल। तो हम पहले आपको सौरमंडल के और ग्रहों के बारे में बताएंगे। और हमारे सौरमंडल में क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हैं या सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल अपनी स्पीड से। सबकी अपनी अपनी स्पीड है, सबके अपने अपने चक्र हैं कि कितनी देर में वो सूरज का चक्कर लगा पाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रह कौन सा आता है? मरकुरी, जो सबसे पास है, फर्स्ट। सेकंड वीनस यानी शुक्र। थर्ड अर्थ। फोर्थ मार्स। फिफ्थ जुपिटर। सिक्स सैटर्न। सेवन यूरेनस। एट नेपट्यून एंड नाइन प्लूटो। 7, 8, 9 का एस्ट्रोलॉजी में क्या रोल रहता है ये हम आपको कुछ समय बाद डिटेल में बताएंगे। अभी हम पढ़ते हैं इन ग्रहों के बारे में। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और ग्रह है, एक छोटा सा मून, जो एक्चुअली सूरज के नहीं धरती के चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसका भी एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा महत्व है। और फिर हमारा होता है सन। तो ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनका रोल कैसे रहता है। तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे प्लैनेट्स सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सबकी अपनी अपनी स्पीड है, सबको अपना अपना समय लगता है सूरज का चक्कर लगाने में। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी को डीपली समझना है तो आपको ये भी समझना होगा कि किस ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। हमने वो डिटेल्स अपने नेक्स्ट स्लाइड में दे रखी है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखेंगे कि मरकुरी यानी बुध को सूरज का चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, 88 डेज। उधर वीनस यानी शुक्र को 225 डेज, 225 दिन। अर्थ को लगते हैं 365 दिन, यानी उसके लिए पूरा ये एक साल होता है। हम यहाँ पे उसको एक साल मानते हैं। मार्स को 687 डेज। अब हम आते हैं जुपिटर यानी गुरु। गुरु को लगते हैं 12 साल। अब आप इस साइकिल को रिलेट कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि गुरु की साइकिल कंप्लीट होने के बाद हम महाकुंभ मनाते हैं। तो जो हमारा 12 साल में महाकुंभ होता है वो गुरु की एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद होता है। अब गुरु वो 12 साल किस राशि में ख़त्म कर रहा है उस पर निर्भर करता है कि वो महाकुंभ कहाँ मनाया जाएगा। नासिक में मनाएंगे, हरिद्वार में मनाएंगे, प्रयागराज में मनाएंगे, या बाकी किसी भी चारों जगहों में से किसी एक जगह पे मनाएंगे। तो वो डिसाइड करता है कि गुरु किस राशि में है और किस राशि में 12 साल बाद वापस आए हैं। वो बेसिकली 4 राशियाँ होती है, लेकिन उसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सैटर्न यानी शनि। इनको 29 ईयर्स लगते हैं। 29 ईयर्स बहुत बड़ा समय होता है, आदमी का बचपन से लेकर जवानी तक का समय। फिर आता है यूरेनस, 84 ईयर्स, ऑलमोस्ट इंसान की पूरी लाइफ। उसके बाद आता है नेपट्यून, 165 ईयर्स। आदमी को 2 जन्म लेने पड़ेंगे इसकी साइकिल खत्म करती हुई देखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी साइकिल्स हैं जो हमारे आगे काम आएंगी। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये हमारे टोटल प्लैनेट्स हैं। तो जब ऋषि मुनि, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वो ये सब पता कर पाए कि आसमान में कितने ग्रह हैं, वो किस स्पीड से चल रहे हैं और वो कितना चक्कर लगा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो मरकुरी से लेकर सैटर्न तक ये सारे ग्रह हमने यहाँ पे लिखे हैं। हमने नहीं लिखे हैं यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। उनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ 2 और ग्रहों पे, जो कि हैं हमारे राहु और केतु। तो राहु और केतु के पीछे एक लंबी कहानी है। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ सागर मंथन हुआ था, जहाँ पे देवताओं ने और राक्षसों ने हिस्सा लिया था। उससे कई चीज़ें निकली थी, जैसे विष निकला तो शंकर भगवान ने पी लिया। अब उसके बाद निकला था अमृत। तो अमृत के लिए राक्षस और देवताओं में लड़ाई होने लगी कि कौन कौन अमर होगा। तो उस समय विष्णु भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया
जिससे कि वो अमृत देवताओं में बांट सके। लेकिन वहां पे एक राक्षस था, स्वर भानु, उसमें दिमाग तेज था। तो वो समझ गया कि ये मोहिनी विष्णु भगवान है, और वो भेष बदल के देवताओं का रूप लेके देवताओं के बीच में बैठ गया। जब मोहिनी बन के विष्णु भगवान आए और देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो उसने भी पी लिया। पर वहां पे बैठे चंद्र और सूर्य भगवान ने विष्णु भगवान को तुरंत बता दिया कि ये राक्षस है, ये हमारे बीच का देवता नहीं है। तो विष्णु भगवान ने चक्र निकाला और उसका सर और धड़ अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत पेट में पहुंच चुका था। इसलिए भी आप जानते हैं कि सिर्फ सूर्य और चंद्र पे ही ग्रहण क्यों लगता है, और उनको राहु और केतु ही क्यों बोला जाता है कि राहु का ग्रहण है, केतु की वजह से हुआ है, या फिर ये छाया ग्रह आ रहा है। तो वही छाया ग्रह राहु है, जो आज तक सूर्य और चंद्र से हर साल बदला ले रहा है। मतलब बदला बोलना सही शब्द नहीं है, लेकिन सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है। तो ये है राहु और केतु। अब राहु और केतु का रोल क्या है? राहु और केतु का बहुत बड़ा रोल है एस्ट्रोलॉजी में, जो कि हम आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तो आप कहानी के माध्यम से ये समझेंगे कि राहु और केतु आए कैसे। बोला जाता था ना कि जब भी बैठो अच्छी संगति में बैठो। तो आप देखेंगे कि राहु और केतु सिर्फ कुछ पलों के लिए अच्छी संगति में बैठे, और आज उनकी गणना नवग्रहों में होती है, लोग उनकी पूजा करते हैं। तो भले ही थोड़ी देर के लिए अच्छी संगति में बैठो, लेकिन वो फायदा देके जरूर जाती है। तो यही 9 ग्रह हैं जिनकी पूजा होती है, यही 9 ग्रह हैं जिसके मंदिर होते हैं, यही 9 ग्रह हैं जिनकी शांति के लिए पूजा होती है जब कोई नया घर खरीदता है। तो ये सब हमारे आसपास ही हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं राहु और केतु के बारे में और जानने के लिए। तो राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट ही बैठते हैं। अब आप ये समझिए, ये पूरा हमारा सौरमंडल है। यहां राहु बैठा है, यहां केतु बैठा है, ठीक है। अब ये राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री के दूरी पर बैठेंगे। अब राहु यहां है तो केतु यहां होगा, राहु यहां है तो केतु यहां होगा, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट में ही बैठेंगे। अब आप इमेज के माध्यम से देख पाएंगे कि राहु जहां पे भी बैठ जाए, केतु उसके ऑपोजिट में आके बैठ जाएगा। अब कुंडली में अगर हम समझें तो कुंडली में 12 घर होते हैं। अभी मत घबराइए आप, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ राहु और केतु के लिए। आपको सब धीरे धीरे पता चलेगा कि 12 घर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लेकिन अभी जस्ट एक एग्जाम्पल। तो 1 से लेकर 12 तक के घर होते हैं। अब जब राहु एक पहले घर में बैठा है तो केतु हमेशा 7वें घर में बैठेगा। राहु दूसरे घर में बैठा है, केतु 8वें घर में बैठेगा। या फिर राहु 8वें घर में बैठा है तो केतु दूसरे घर में बैठेगा। केतु तीसरे घर में बैठा है तो राहु 9वें घर में बैठेगा। तो ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहते हैं, और इसलिए लाइफ में इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही हमने ग्रहों के बारे में सीखा। हम जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे 12 राशियों के बारे में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।